टुवर्ड द राइट शोल्डर। अब हमारा फील्ड एक्सपोज हो गया। ठीक है, फील्ड एक्सपोज होने के बाद आपको सबसे पहले नॉर्मल बात करते हैं, गॉल ब्लैडर का फंडस दिखेगा। फंडस दिखने के बाद आपको उसको ट्रेस करना है कहाँ तक? नेक तक। नेक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? दूध बात, हार्ट में पहुँच अंदर रहता है, बाहर से थोड़ी दिखता है। नेक कैसे आइडेंटिफाई करें? कोई लोग है जो सर्जरी देखा है गॉल ब्लैडर का? अच्छा, स्टिक डेक्ट आपको दिखेगा ही नहीं, वो पेरिटोनियम के लेयर से कवर्ड रहता है। आपको नेक ऑफ गॉल ब्लैडर को पहचानना है। नेक आप इसको ट्रेस करते जाइएगा और जो लास्ट पार्ट होगा ना, वहाँ पर एक डायवर्टिकुलम जैसा पाउच जैसा होगा, वो है नेक। और एक इंटरेस्टिंग बात और समझ लीजिए, कोलेसिस्टाइटिस जब होता है ना, पूरे गॉल ब्लैडर में मोमेंटम जाके चिपक जाता है। पूरे गॉल ब्लैडर का एक ही एरिया ऐसा है जहाँ पे एडिजन नहीं होता है। नेक का जो पोस्टीरियर विंडो होता है, नेक का जैसे है ना, ये नेक है, इसका जो पोस्टीरियर विंडो है, यहाँ पे एडिजन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता पता नहीं। दिस इज कॉल्ड इन लैप सर्जरी, दिस इज कॉल्ड एलिफेंट विंडो। और पहला डिसेक्शन लैप कोली में एडिजन के केस में हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। क्लियर? अब क्या करना है, एक स्पॉन्ज होल्डिंग फॉर्सेप लेना है। ये देखिए एकदम ये स्टेप अच्छा है। आप कई सर्जन को देखेंगे कि सर्जरी कर रहे हैं, नेक घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, समय लगता है। और आप कुछ सर्जन को देखेंगे कि सीधा एक स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप उठाएंगे, नेक पे लगा देंगे, ऊपर की तरफ पुल कर देंगे, सब कुछ मामला क्लियर हो जाता है। दिस सिंगल स्टेप मेक द सर्जरी वेरी इजी। तो हम स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप को नेक पे पकड़ेंगे पार्शली और उसको इधर की तरफ पुल कर लेंगे। तो क्या होगा, कॉमन बाइट डक्ट और सिस्टिक डक्ट का जो जंक्शन है वो ऊपर से थोड़ा लिफ्ट हो जाएगा। जब लिफ्ट हो जाएगा तो आपका फर्स्ट स्टेप है, वहाँ पे आपको दिखेगा पेरिटोनियम और फैट का येलो कलर का कवरेज। वहाँ पे आपको राइट एंगल लेना है। राइट एंगल लेकर के थोड़ा सा सुपरफिशियली उस पेरिटोनियम के लेयर को सेपरेट करना है। करेक्ट? समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? और डमी वमी रहता तो ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं, उसको हम लोग ऐसे सेपरेट करेंगे। नहीं, चलो इसे समझेंगे क्या? क्या हुआ? देखिए, यहाँ पे हम लोग राइट एंगल से इसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको दो डक्ट दिखेगा, पाइप जैसा दो स्ट्रक्चर दिखेगा। ऊपर में जो दिखेगा वो है सिस्टिक आर्टरी। ये हम तब की बात कर रहे हैं जब गॉल ब्लैडर सिंपल बंद हो गया क्या? ये तब की बात कर रहे हैं जब गॉल ब्लैडर सिंपल है ना, और एडिजन रहता है तो थोड़ा एनाटॉमी डिस्टॉर्ट हो जाता है। थोड़ा सा देखिए, इमेजिनेशन कर करके ये इस एरिया को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब CTVS में और कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा आपको ओवर ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा और सीखना तो पड़ेगा ही, है ना? कि एक बार भी अगर आप मेरे बोलने के बाद अगर आप YouTube पे वीडियो देख लेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, आप इस स्टेप को समझ लेंगे। करेक्ट? चलिए, राइट एंगल से हमने उसको सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद राइट एंगल को हम पोस्टीरियरली डिप करेंगे और खोलेंगे। तो अभी ऐसे है, यहाँ रखो भाई जरा हाथ, ना ऐसे रखो। ये पेरिटोनियम है, ये हमारा गॉल ब्लैडर है, ये हमारा डक्ट है। हम राइट एंगल लेकर के इसको थोड़ा खोले तो अंदर का चीज़ दिखने लगा। मेरे को दिखा कि दो चीज़ कुछ है। इस दोनों के बीच में हम राइट एंगल को डाल के थोड़ा खोलेंगे तो आप क्या गौर करेंगे कि नीचे वाले डक्ट को आप ऐसे हुक कर सकते हैं। दिस इज सिस्टिक डक्ट। ये डक्ट एक तरफ कंफर्म होना है, एक डक्ट CVD में जाएगा और दूसरा गॉल ब्लैडर से कंटिन्यू हो रहा है, ये आपको हर हाल में कंफर्म करना है। ठीक है? करेक्ट? कई बार सिस्टिक डक्ट बहुत छोटा होता है और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि CVD का इंजरी नहीं हो जाए।
अगर आप जोर से पुल करेंगे, पूछेगा जोर से पुल करेंगे तो क्या होगा, सर सीवीडी क्योर ऑफ हो जाएगा। हम ऐसे ब्लाइंडली बांधेंगे तो क्या होगा, सर सीवीडी इंजरी हो सकता है। दिस मच इनफ फॉर यू, ठीक है ना। अब हम वहाँ पर हुक करेंगे और यहाँ पर हुक हो गया। अब हम राइट एंगल को इसे डालेंगे और बोलेंगे वाइक्रिल नंबर 1। किसी को 10 अच्छा लगता, किसी को 20। तो यहाँ पे क्या लग गया, वाइक्रिल लग गया। वाइक्रिल क्या करेंगे, सिस्टिक डक्ट को बांधेंगे, ठीक है ना। अब सिस्टिक डक्ट को हम इधर से लेकर के टाई कर लेंगे। डिपेंड्स ऑन चॉइस, अगर आप डबली टाई करते हैं, ज़्यादा बड़ा है तो ज़्यादा अच्छा है। फिर यहाँ से टाई कर लिए और फिर एक इधर आकर के गॉल ब्लैडर की साइड में टाई करेंगे। पहला टाई करेंगे सिस्टिक सीवीडी की तरफ, यस सर। फिर इधर आकर के हम टाई करेंगे गॉल ब्लैडर की तरफ। जितना आप ऊपर आ सकते हैं आकर के इधर बांध दीजिए। बीच में जो जगह बचेगा उसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद ध्यान देखिएगा कि पूरा का पूरा ल्यूमेन आपको दिख रहा है कि नहीं, वहाँ से बाइल आ रहा है कि थोड़ा सा लगा हुआ है कि नहीं। अगर ये सब नहीं आ रहा है तो थोड़ा फिर से सोचिए कि सीवीडी तो नहीं डैमेज हो गया है, ठीक है। पूरा ल्यूमेन दिख गया और टाई करने के बाद ऐसा मतलब क्या बोलते हैं इसको, गुलाब की तरह ऐसे खिल जाएगा आपको, ठीक है। ल्यूमेन आपका पूरा सर्कल राउंड दिख गया, दैट मीन्स यू हैव डन द गुड जॉब, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ तक आ गए। अब गॉल ब्लैडर सीवीडी से अलग हो गया। अब हमको पूरे गॉल ब्लैडर को निकालना है। सिस्टिक आर्टरी को नहीं, हमको पूरे गॉल ब्लैडर को निकालना है। पहले जब सर्जरी होती थी ना तो क्या करते थे, कोलेसिस्टोटोमी करते थे। बहुत पहले गॉल ब्लैडर में छेद करके उसका बाइल निकाल लेते थे। तब तक यह नहीं पता था कि गॉल ब्लैडर को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। लेकिन एक बार जब गॉल ब्लैडर की वॉल में पैथोलॉजी हो जाती है तो वो काम करना बंद कर देता है। तो इसीलिए गॉल ब्लैडर को हटाने से भी कोई हटाना ही चाहिए। और ये कंसेप्ट कहाँ से आया, क्योंकि कार्ल स्लेगनबैक ने कहा कि कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें गॉल ब्लैडर नहीं है। तो इसी बेसिस पे उन्होंने ये ट्राई किया और सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब हमको गॉल ब्लैडर निकालना है। दिस इज द कार्पेंट्री। सिस्टिक डक्ट कर लिए। अब ऊपर का टिश्यू बचा हुआ है, वहाँ पे आपको 2 आर्टरी दिखेगा। क्लियर कट नहीं दिखे, लेकिन यूजुअली पूरे बल्क में फिर से हम हुकिंग बिजनेस करेंगे। लीवर के नीचे और वहाँ जो सॉफ्ट टिश्यू होगा उसको हम ऐसे करके हुक कर लेंगे। और होपफुली इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम सिस्टिक डक्ट के 2 ब्रांच होते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर। बात समझ रहे हैं। दोनों को एक साथ ही लाइगेट कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा बल्कि है ये है उन टेबल जो भी है तो इसको अलग अलग भी लाइगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इंटीरियर सिस्टिक आर्टरी ज़्यादा बड़ा होता है, पोस्टीरियर उससे छोटा होता है, ठीक है। और कई बार क्या होगा कि आपको आर्टरी मिलेगा ही नहीं, फिर कैसे पहचानिएगा, कैसे टाई कीजिएगा। क्योंकि इस एरिया का प्रॉब्लम क्या है ना कि आप बहुत इधर नहीं जा सकते हैं। अगर बहुत सीवीडी की तरफ जाकर के आप बांधने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, you will accidentally tie the right hepatic artery, और राइट हिपैटिक आर्टरी लीवर को 80% ऑक्सीजन देता है। पोर्टल वेन लीवर को 80% न्यूट्रिशन देता है। अगर आप राइट हिपैटिक आर्टरी बांध कर देंगे तो नेक्स्ट डे जब सुबह में एलएफटी करेंगे तो पता चला सारा एंजाइम 2000-3000 के पार चला गया है। एक्यूट हिपैटिक नेक्रोसिस में डेवलप। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा। और करने के बाद एक वहाँ पे आपको लिम्फ नोड दिखेगा। क्या दिखेगा, उस लिम्फ नोड का क्या नाम है, लिम्फ नोड ऑफ ल्यूंड, LUND। अब इसका देखिए क्या यहाँ पे फिर गाइडेंस है गॉड का। इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ पोस्टीरियर सिस्टिक आर्टरी। तो जहाँ पे आपको ये लिम्फ नोड दिख गया, आप समझिए कि लिम्फ नोड ऑफ ल्यूंड, LUND, वहाँ पे पोस्टीरियर सिस्टिक आर्टरी है। और आपके उसके ऊपर का जो भी टिश्यू दिख रहा है बांध दीजिए, ठीक है। अब बांधने के बाद अब एक थर्ड स्टेप और करना है। राइट एंगल लगा, वाइक्रिल लगा। अब हम सिस्टिक डक्ट भी कट कर दिए हैं और उसको भी कट कर दिए हैं, और जो पेरिटोनियम कवरेज था उसको भी हटाए हैं। उसको प्लेट बोलते हैं, प्लेट।
वो हिपैटिक रिसेक्शन में इस टर्म का यूज होता है, इसलिए आप लोगों को नहीं बोला। उस पेरिटोनियम के लेयर को प्लेट बोलते हैं। लेमिना, प्लेट, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, उसकी ज़रूरत अभी नहीं है, ठीक है ना। अब जब फिर से अब क्या करेंगे, अब हम अपने स्पॉन्ज होल्डिंग फॉर्सेप को रिलीज करेंगे और जो गॉल ब्लैडर का हमारा टिप हो गया है उसको हम होल्ड कर लेंगे, टिप को। अब उसको अपनी तरफ रिट्रैक्ट करेंगे। बात समझे क्या? इसको इधर हम लोग रिट्रैक्ट करेंगे तो लीवर और यहाँ का जो अटैचमेंट होगा पेरिटोनियम वो टाइट हो जाएगा। अब उसको धीरे धीरे आपको सीजर से कट कर लेना है, ठीक है ना। अब गॉल ब्लैडर ऐसे रहता है, पेरिटोनियम ऐसे रहता है। लिफ्ट करके इधर से आपको कॉटरी से छुड़ाना है, इधर से कॉटरी से छुड़ाना है और पीछे से छुड़ाते जाना है। पीछे से छुड़ाते वक्त ध्यान रखना है कि लीवर में डिग नहीं करना है। वो फिंगर से भी अगर एक कुछ बहुत इन्फ्लामेशन नहीं है तो फिंगर से इजीली सेपरेट हो जाता है। अगर आपको आइडिया है दूसरा सौ सर्जरी का तो वो इस बार निकल जाता है, ठीक है। ऐसे निकल गया। अब पेरिटोनियम को कट कर दिए, फिर आएंगे आप फंडस के पास। फंडस के पास जो पेरिटोनियम होता है वहाँ पर एक ब्लड वेसल्स होता है, वो मोटा होता है फंडस के ब्लड सप्लाई के लिए। उसको आप जो है आर्टरी से क्लेम कर दीजिए, कट कर दीजिए। अगर ब्लीडिंग है तो टाइट कर दीजिए, नहीं है तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। हो गया। अब जो हमारा असिस्टेंट है वो इस पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। उसके बाद हमको वॉश करके देखना है कि कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है या कहीं से बाइल तो नहीं आ रहा है। अच्छा, सपोज आपने सिस्टिक डक्ट को अच्छे से टाइट कर दिया है, सीबीडी का भी इंजरी नहीं है, लीवर बेड का भी इंजरी नहीं है, कहीं से ब्लीडिंग भी नहीं है, फिर भी आप 2 मिनट में देख रहे हैं कि बाइल आ जा रहा है, क्या करेंगे आप? मैं कुछ बताने के लिए आपको ये बताया हूँ। तो उससे बाइल में थोड़ी बंद हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि जब आप गॉल ब्लैडर को लीवर के बेड से हटा रहे हैं तो समटाइम्स इन 5% ऑफ केसेज एक एसेसरी डक्ट होता है जो डायरेक्ट लीवर से गॉल ब्लैडर के बॉडी में खुलता है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको? डक्ट ऑफ लिस्सा, ना डक्ट ऑफ लस्का, LUSCHA, डक्ट ऑफ लस्का। अगर ये कुछ आपको देखता है इसको या तो बांध दीजिए या क्लिपिंग कर दीजिए। तो एक यह देखना है कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में बाइल आ रहा है, कंफ्यूजन पैदा करते हैं, इसलिए देखिए। हो गया क्लियर। अब इसके बाद जो है हम लोग इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ब्लीडिंग नहीं है, लीवर हमारा ठीक है, कहीं पे नहीं है, स्टम्प हमने देख लिया, ठीक है ना। मॉप जितना है काउंट करके निकाल लिए। अब हम इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, आप मास क्लोजर भी कर सकते हैं। मास क्लोजर मतलब क्या हुआ, पूरा साथ, हाँ, ये सारे लेयर्स को एक साथ, या आप 2 लेयर्स में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आइडियली आप इंटरनल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और पेरिटोनियम को एक साथ लेते हैं। किस चीज़ से लेंगे? प्रोलिन क्यों नहीं लेंगे? बहुत ही दाम होता है, बेसी दाम। प्रोलिन और विक्रिल भी बहुत कीमती होता है। रेपिड विक्रिल तो और कीमती होता है, मोर देन 300। सब कुछ यूज कर सकते हैं। जस्ट आई एम ट्राइंग टू रीचेक योर फोकस एंड इंटेलिजेंस। प्रोलिन में तो ज़्यादा अच्छा स्ट्रेंथ होगा ना। वैक्यूम तो ऑब्जर्वेबल सूचर, प्रोलिन इज द मोर पावरफुल। गॉल ब्लैडर किसमें कॉमन होता है? फीमेल, फेयर, 40 और एक टर्म क्या था, फर्टाइल। इसी के फर्टाइल एज में आप गॉल ब्लैडर करेंगे, प्रोलिन डाल देंगे, फिर उसको बेबी होगा तो एब्डोमेन डिस्टेंस कैसे करेगा? करेक्ट ना। तो वहाँ पे हम उसको वैक्यूल डालेंगे। वैक्यूल डालने के बाद एक लेयर को क्लोज कर लिए, फिर एक्सटर्नल ऑब्लिक और जो सुपरफिशियल फासा है। सुपरफिशियल फासा में कौन सा फासा लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट कौन सा है, कैंपर या स्कारपा? स्कारपा टिश्यू को वुंड हीलिंग को स्ट्रेंथ देता है। कैंपर से वुंड हीलिंग को कोई स्ट्रेंथ नहीं मिलता है। और जो ये हम लोगों का जो ये है फंडा कि मसल्स को सीने से, मसल्स वुंड को कोई स्ट्रेंथ नहीं देता है। जो आपका एपोनेरिसिस और फासा है वही देता है।
बंद कर दिए, उसके बाद आप स्किन को क्लोज कर दें। अगर आपको डाउट लग रहा है कि नहीं मेरे को वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकता है क्या, सीवीडी तो इंजरी नहीं है, तो एक ड्रेन डाल दीजिए। ड्रेन को कहाँ रखते हैं? पॉच ऑफ मॉरिसन में, पॉच ऑफ मॉरिसन में। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात और जान लीजिए, जो हम लोग इसको डिसेक्ट कर रहे थे, सिस्टिक डक्ट और इसको डिसेक्ट कर रहे थे, वहाँ पे एक ट्रेंगल होता है, उसको क्या बोलते हैं? जो सिस्टिक डक्ट को हम लोग डिसेक्ट कर रहे थे यहाँ पे, वहाँ पे एक ट्रेंगल होता है, उसको क्या बोलते हैं? ये जानना चाहिए। कैलॉट्स, ठीक है ना। अपर पोर्शन कॉर्डेट लोब ऑफ लीवर, वो नंबर 1 आता है, ठीक है ना। इधर आपका हो गया सिस्टिक डक्ट, इधर हेपेटिक डक्ट और नीचे में जो वेसल्स है, ठीक है ना। और इसी के बीच में वो लिम्फ नोड ऑफ लिम्फ रहता है। क्लियर? सर्जरी जोवर पॉच ऑफ मॉरिसन है एनाटॉमी। पॉच ऑफ मॉरिसन जो है राइट सब हेपेटिक स्पेस, नीचे में किडनी, ऊपर में लीवर, राइट साइड में ये कॉलम, वही गटर है पॉच ऑफ मॉरिसन, ठीक है ना। व्हाई वी आर कीपिंग इन द पॉच ऑफ मॉरिसन? क्योंकि पोस्ट ऑफ पीरियड में हमारा पेशेंट जो है वो रहेगा सुपाइन पोजीशन में, इस पोजीशन में। और पॉच ऑफ मॉरिसन जो है सुपाइन पोजीशन में बॉडी का मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट है, तो कोई कलेक्शन होगा तो कहाँ होगा? और स्टैंडिंग पोजीशन में बॉडी का सबसे डिपेंडेंट पार्ट कौन है एब्डोमेन का? पॉच ऑफ डगलस, पेल्विस। तो पेशेंट तो हमारा ऑपरेशन के बाद सोया रहेगा, तो इसलिए मॉरिसन पॉच में डालते हैं कि कलेक्शन वहाँ पे जमा होगा, मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट, फिर वहाँ से हमारा कलेक्शन बाहर आ जाएगा। करेक्ट? अब पोस्ट ऑफ सर्जरी हो गया, पेशेंट चला गया, 6 आवर्स खावा दवा करवे ना, ठीक है ना। 6 आवर्स के लिए जनरल अगर दिया है, नेक्स्ट डे हम उसको क्या देखना चाहेंगे? सबसे पहला नज़र हमारा जाएगा कि एब्डोमेन हमारा सॉफ्ट है कि नहीं, और ड्रेन पे अगर डाला है तो नज़र डालना है, ठीक है ना। अगर एब्डोमेन ड्रेन डाला है तो कहीं उसमें बाइल तो नहीं आ रहा है, नंबर 1, ब्लड तो नहीं आ रहा है, नंबर 2, और एब्डोमेन अगर सॉफ्ट है तो यूजुअली हम बॉबल साउंड जब शुरू हो जाता है तभी आइलिस रहता है 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, कभी कभी 48 घंटे तक के लिए भी आइलिस रहता है, ठीक है ना। तो हम उनको सबसे पहले लिक्विड शुरू करेंगे। आइडियली लिक्विड शुड बी 60 ml एवरी 2 आवर्स, 60 to 100 ml एवरी 2 आवर्स। अगर ये पेशेंट टॉलरेट कर लेता है तो इंक्रीज द डोज, अगर वो भी टॉलरेट कर लेता है तो सॉफ्ट टाइट, ठीक है ना। और ये हो गया अपन को, और फ्यूचर हम लोग 10 डे निकाल देते हैं। क्लियर? अब 2 मिनट में कवर कर लेते हैं हम लोग लेप्रोस्कोपी पॉलिसी। जो पॉलीसिस्टिक्टोमी के टाइम में सर स्टोन के लिए जो सर्जरी होता है सर, उधर सीबीडी चेक करने के लिए लिथोस्कोपी करने की जरूरत है? नहीं, अगर आपके अल्ट्रासाउंड में पहले से है, मेरा फोन आ रहा है क्या? अच्छा, अगर आपके जा रहे हैं क्या? अच्छा, अगर ठीक है, अगर आपके अल्ट्रासाउंड में पहले से सीवीडी स्टोन है तो दिख रहा है तो ठीक है। अदरवाइज आप जो पूछना चाह रहे हैं, ये रूटीनली यूज अब गॉल ब्लैडर की सर्जरी में नहीं होता है, बट इसको करने का तरीका क्या पूछ रहे हैं, पता है कि नहीं? गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कर दिया और क्या कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा क्या? मैंने अच्छा, या तरीका बदल या ठीक है? ये इंटरेस्टिंग है। तो गॉल ब्लैडर और सीवीडी में स्टोन है कि नहीं, ही आस्किंग कि गॉल ब्लैडर निकाल रहे हैं और सीवीडी में पत्थर है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? और ऑपरेशन के बाद पता चला कि सीवीडी में भी एक पत्थर है, तो क्या करें? तो ये वैसे कंडीशन में करते हैं जब आपके पास मल्टीपल स्मॉल कोलोलिथियासिस है, बहुत सा छोटा छोटा स्टोन है, तो ये हो सकता है, राइट, ये हो सकता है कि ऑपरेशन के टाइम में कोई एक स्लिप करके सीवीडी में चला जाए। लेकिन हमने आपको क्या कहा था? पहले ही नेक को स्पॉन्ज होल्डिंग फॉर्सेप्स से पकड़ लेना है। अगर आप पहले ही नेक को पकड़ लेंगे तो स्टोन जाएगा क्या? ओटी का पहले अगर चल जाएगा, ओटी का पहले अगर चला गया है, यूजुअली हम लोग को जो है सीवीडी चेक करने के लिए सीवीडी ओपन या सीवीडी का जो है कोलिंजियोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू कैन डू। आपको कैसे करना है? अगर आपको कोलिंजियोग्राम करना है तो बेटर है कि आप वहाँ पे एक प्लेट लगा लेंगे ऑपरेशन से पहले ही, ये पहले से प्लान होता है। और हमको एक सीआरएम चाहिए, और जब हम सीवीडी को जब हम हुक कर रहे हैं, ये भाई सीवीडी दे, सीवीडी को जब हुक कर रहे हैं तो हम इधर एक टाई लेंगे, इधर एक टाई लेंगे।
गौर से देखिएगा, यहाँ पे भी एक ट्रिक है, हाउ टू डू द कोलिंजियोग्राम। मेरे पास मेरे मोबाइल में एक वीडियो है, आप लोग यूट्यूब भेज दूंगा मैं, हाउ टू इंसर्ट टिश्यू। नहीं तो मेरा यूट्यूब पे देखिएगा, वहाँ पे है व्हाट इज द करेक्ट मेथड ऑफ पुटिंग टिश्यू। यहाँ पे ऐसे करके डालें, इसको हम बांध देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी आप ये लगा करके क्या वाइट रील लगा करके छोड़ देंगे। 11 नंबर ब्लेड से आप सिस्टिक डक्ट को निक कीजिए। क्या कीजिए? निक कीजिए। और जब आप निक करेंगे, अगर आपका असिस्टेंट समझदार है तो इस धागे को थोड़ा टाइट करके रखेगा। आप गौर से सुनिए, बात आपको बुक में नहीं मिलेगी। आप इसको टाइट करके रखेंगे, समझ रहे हैं क्या? क्यों? क्योंकि निक करने के बाद हवा अंदर न घुस जाए। अगर हवा अंदर घुस गया तो वो भी रेडियो ओपेक से जो दिखा देगा और आप समझेंगे कि स्टोन है, सीवीडी खोल देंगे बेकार में। और स्टोन नहीं मिला, इधर खोज रहा है उधर खोज रहा है, फिर कहेंगे ERCP करो, MRCP करो, दुनिया जान। छोटा सा मिस्टेक से इसको पकड़ना है, इसको निक करना है। फीडिंग ट्यूब डालना है, कितने नंबर का? 6 या 8 नंबर का। थोड़ा सा डालना है, डालेंगे यहाँ पे चला जाएगा 50 ml। कौन सा जाए? यूरोवीडियो जाए 60%। यूरोवीडियो जाए, कौन सा जाए? यूरोवीडियो, ठीक है ना, 60%। यहाँ पे ला करके 20 ml आप डालिए और उसी समय में आपका आदमी शूट करेगा। आप स्क्रीन पे देख लीजिए कि सीवीडी क्लियर है कि नहीं। दिस इज कॉल्ड ऑन टेबल कोलिंजियोग्राम, ऑल्दो इट मे बी इंडिकेटेड इन द फ्यू केसेज, बट रूटीनली इट इज नॉट प्रैक्टिस, रूटीनली इट इज नॉट इंडिकेटेड, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग वहाँ यूरोवीडियो, URO, और वीडियो जो होता है VIDO, ये कंपनी नेम है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। रेडियो ओपेक डाई डालना है, ठीक है, आयोडीन फ्री। गैस्ट्रोग्राफिंग भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा कॉस्टली होता है, ठीक है। अब हम लोग जो है लैब पर आते हैं, करेक्ट। आगे बढ़े क्या? लैब किसी ने देखा है क्या? देखे हैं? तब तो इजीली समझ जाएंगे, ठीक है ना। लेप्रोस्कोपी करने से पहले सबसे पहले हम पेशेंट को सेम पोजीशन, लाइंग डाउन पोजीशन रहेगा, ठीक है ना। लाइंग डाउन पोजीशन होने के बाद सबसे पहले हम एब्डोमिनल कैविटी को डिस्टेंस करेंगे। शॉर्टकट में जाता हूँ, 20 मिनट बोला था, हो गया। डिस्टेंस करेंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमको इंस्ट्रूमेंट को रखने के लिए जगह मिले। तो कौन सा गैस डालते हैं? CO2 डालते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या करेंगे, एब्डोमेन को क्लीन करने के बाद, थोड़ा खड़ा हो जाएगा, हम एब्डोमेन को ऐसे लिफ्ट करेंगे। असिस्टेंट हमारा ऐसे, आपका ये कपड़ा हटा है क्या? कौन इतना ठीक उतना चलेगा। देखिए इसको ऐसे हम लिफ्ट करेंगे, इसको ऐसे लिफ्ट करेंगे। लिफ्ट करने के बाद अम्बिलिकल जो है वहाँ पे हम एक 11 नंबर ब्लेड से इंसिजन डालेंगे। आपने जो इंसिजन देखा है वो कैसा देखा है? इंसिजन इसके ऊपर से, यस, स्माइली इज ऑलवेज बेटर। नीचे से स्माइल इंसिजन डालना है। अब उसमें लीनिया एल्बा के बीच में, किसके बीच में? लीनिया एल्बा क्या होता है? लाइन ऑफ, अरे दोनों रेक्टस जहाँ फ्यूज करता है वो एरिया एवेस्कुलर होता है, इसलिए लीनिया एल्बा के बीच में। इसके बीच में वेरिसेस निजिल है, इसके बीच से हम इसको डालेंगे, ठीक है। जैसे ही डालेंगे एक हिस की साउंड आएगी, एयर जैसे निकलता है वैसा निकलेगा। और एब्डोमेन लिफ्ट करना है, नहीं तो क्या होता है, कई बार ये इंजरी होती है, आप उसको डाल रहे हैं और वो आपके ऑर्गन में घुस गया। अब जो है हम लोगों के पास काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, पॉइंटेड स्प्रिंग होल्डेड वेरिसेस निजिल आता है, उससे इंजरी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। आप लिफ्ट करके वहाँ पे डालें, डालने के बाद ये आप कैंडिडेट लिफ्ट किया हुआ रहेगा। लिफ्ट करने के बाद फिर आपको उसमें CO2 का पाइप कनेक्ट करना है और CO2 को उसमें डाल देना है, ठीक है ना। यूजुअली एक लैब कोलिक के लिए 2-4 लीटर CO2 में सर्जरी हो जाता है, ठीक है ना। वो डाल दिया। प्रेशर हम लोग जो है CO2 का जो है 12 से 15 के बीच में रखते हैं, ठीक है। और उसको ऐसे करके देख लिया हमने, ये पूरा सा आ गया है। करने के बाद अब हम जो है वेरिसेस निजिल को निकाल देंगे, बट कनेक्टेड रखेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा है तो एक इंस्ट्रूमेंट लगा हमारा वेरिसेस निजिल। अच्छा वो पूरा पता है ना, मॉनिटर, प्रेशर, लाइट, ये सब पता है, ठीक है। तो अब एक इंस्ट्रूमेंट ये लग गया, 11 नंबर पेन लगा,
फिर वेरिसिस निजिल लगा, CO2 लगा। अब हम फिर से 11 नंबर से थोड़ा उस फासा को नीक करेंगे और उसमें ट्रॉकर डालेंगे। कितना नंबर ट्रॉकर? 10 mm का ट्रॉकर आता ही नहीं है। ये सबसे ज़्यादा मिसनोमर अगेन ऑपरेशन थिएटर में जो हम डॉक्टर लोग करते हैं, 10 mm दो, 5 mm दो, ऑलवेज 11 mm होता है। और अंदर का जो होता है कैमरा वो 10 mm होता है। ट्रॉकर ऑलवेज एक साइज बड़ा होता है। 5 mm का कैमरा डालना है तो 6 mm का ट्रॉकर डालना है, ठीक है ना। तो ट्रॉकर की बात कर रहे हैं हम लोग, पोर्ट के कैमरा का नहीं। तो 11 mm का हम लोग ट्रॉकर डालेंगे। अब इसमें कई बार आता है, कैमरा लगा हुआ आता है, स्टिल का आता है, लोकल आता है, जो भी आता है। आप उसको जब करेंगे तो आइडियल वे क्या है, आप पूरा का पूरा वर्टिकली नहीं जाएंगे। क्या करेंगे? कैमरा वर्टिकली नहीं जाएंगे, उसको हम लोग टुवर्ड द सुपीरियर पोल और ऐसे रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ही आपको लगे कि गिविंग का सेंसेशन आया है, थोड़ा सा आप अंदर गए हैं, आप ट्रॉकर को बाहर निकालते हैं, ठीक है। और आपका जो है बाहर का वो रहेगा कैप। अब इसमें आप कैमरा को सबसे पहले कैमरा डालिए। सर पासपोर्ट किधर मीट पासपोर्ट जो होगा वो किधर होगा? अभी आएंगे ना हम। फर्स्ट पोर्ट तो ये है, फर्स्ट पोर्ट इज द कैमरा पोर्ट, अमेरिकन पोर्ट। कैमरा डालने के बाद हम सबसे पहले कैमरा डालेंगे। अभी हम कोई पोर्ट नहीं डालेंगे, सोचेंगे भी नहीं। हम कैमरा डालने के बाद पहले पूरे एब्डोमेन का स्क्रूटनी करेंगे कि सब कुछ सही है कि नहीं। और हमने जो कोलेसिस्टाइटिस या गॉल ब्लैडर की पैथोलॉजी की डायग्नोसिस की है, वो ऐसा दिख रहा है कि नहीं। पूरा देखने के बाद अगर हमको लगेगा कि नहीं हाँ ये सही है, हमको प्रोसीड करना है, तब हम आएंगे 5 mm पे, 6 mm पे गॉल ब्लैडर पे। अभी आते आगे, ठीक है ना। क्लियर तो डालने के बाद कैमरा निकाल कर, कैमरा क्या हो सकता है? 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है। यूजुअली कौन सा यूज करते हैं? 30 डिग्री। 0 डिग्री जो बिल्कुल नए सर्जन हैं या जिनको बहुत ज़्यादा ओरिएंटेशन नहीं है वो यूज करते हैं। 30 डिग्री ज़्यादा बेटर व्यू देता है। क्यों देता है? अभी थोड़ा सा याद रखिएगा इस बात को कि अगर हम गॉल ब्लैडर की सर्जरी में 0 डिग्री कैमरा का यूज करते हैं तो क्या हो सकता है, और 30 डिग्री का कैमरा यूज करते हैं तो क्या होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। 5 मिनट खत्म कर दें, ठीक। तो अब हमने उसको एब्डोमेन डिस्टेंस कर दिया, हमारा कैमरा अंदर है। अब ऑक्सीजन पाइप जो रखा था वेरिसिस निजिल में, उसको क्या करेंगे? इसमें लगाएंगे, इस ट्रॉकर में लगाएंगे। नहीं तो जब जब आप मैनिपुलेट करेंगे ना तो CO2 आपका थोड़ा थोड़ा रिश्ता रहता है, निकलता रहता है। फिर आपका एब्डोमिनल प्रेशर कम हो जाएगा, फिर आपका स्पेस कम हो जाएगा, सर्जरी में प्रॉब्लम आएगी। तो उस CO2 को हम यहाँ कनेक्ट करके रखते हैं और वहाँ पे ऑन ऑफ बटन होता है। अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से हम लोग एडजस्ट करते रहेंगे। एक हो गया, चलिए। अब सेकेंड पोर्ट हम आते हैं। बाकी हम लोग 3 पोर्ट का यूज करेंगे। तो गॉल ब्लैडर की सर्जरी 4 पोर्ट से भी होती है, 5 पोर्ट से भी होती है, 3 पोर्ट से भी होती है, 2 पोर्ट से भी होती है, सिंगल पोर्ट से भी होती है, ठीक है। सिंगल पोर्ट सर्जरी